न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं और साथ ही समय हो चुका है हमारे सबसे बड़े डिबेट शो का इंडिया का सवाल। संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। एक बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस बैठक में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए और उनके साथ साथ एनडीए के सभी 293 सांसद जो इस बार चुने गए हैं वो भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी इसमें न्योता दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। इसके बाद एनडीए के दूसरे नेताओं ने एक एक करके इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। बाद में एनडीए नेताओं ने अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा। लेकिन एनडीए संसदीय दल की बैठक में जिस तरह से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी वो बहुत कुछ इशारा कर रही थी। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से मुखातिब होते हुए आंध्र प्रदेश के विकास का जिक्र किया तो नीतीश कुमार ने भी बिहार के बचे हुए कामों को पूरा करने की बात कह दी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी पर अगले कार्यकाल में सहयोगियों का दबाव होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पर दबाव ज्यादा हो? क्या वो गठबंधन सरकार में बड़े फैसले ले पाएंगे और ये गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा? आज की चर्चा की शुरुआत से पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। आज संसद का दृश्य देखने लायक था। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के कगार पर हैं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुन लिया गया। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया जिससे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव देश के 140 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। ये देश की आवाज है कि पीएम मोदी अगले 5 साल तक देश का नेतृत्व करेंगे। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। इस दौरान
never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश के विकास का काम और आगे बढ़ेगा। उनके नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दल मिलकर काम करेंगे। हालांकि नीतीश ने नरेंद्र मोदी को चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया और कहा अब सभी को मिलकर काम करना है। 10 साल से देखिए सीधी तस्वीरें हमें राष्ट्रपति भवन से मिल रही है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी और 9 जून को प्रधानमंत्री के तौर पे शाम 6 बजे शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। ये तीसरी बार होगा जब अपना कार्यकाल संभालेंगे नरेंद्र मोदी और कार्यकाल संभालने के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी देश के विकास की, देश के उत्थान की, सबके साथ सबके विकास की। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, जहां वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और साथ ही 9 तारीख को जो सरकार बनाने का प्रस्ताव जो दिया गया है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे पीएम मोदी। देखिए अपनी एसपीजी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। फिलहाल संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी, जिसके बाद अब 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। चले तो अब हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ गया है, उनका रुख कर लेते हैं ताकि चर्चा हम शुरू कर पाए। हमारे साथ नितिन सरास्वत प्रवक्ता कांग्रेस के हैं जुड़ गए हैं, विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, साथ ही हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत के साथ ही सबसे पहले विजय शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, संसदीय दल के नेता चुन लिए गए नरेंद्र मोदी और अब 9 जून को सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। कैसा महसूस हो रहा है? टेंशन फ्री अब लग रहा है कि नहीं? देखिए टेंशन पहले भी नहीं थी, हमारा प्रीपोल गठबंधन था, ये सारी पार्टियों से तो प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं हम। आज हमारे पास 300 उम्मीदवारों का जो है हमारे को समर्थन है, 7 निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं उन्होंने भी हमें समर्थन दे दिया है। तो 300 जो लोकसभा के मेंबर हमें समर्थन दे रहे हैं तो हमारे लिए तो चिंता का विषय ही नहीं था। और कोई नया नहीं है, हमारे ये सारे पुराने साथी हैं, कोई 25 साल पुराना साथी है, कोई 20 साल पुराना साथी है। और जिस तरह से पूरे देश में गठबंधन में हम एनडीए के रूप में इलेक्शन लड़ा है देश में, वो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है, वो पहले से ही तय था। तो इसमें तो ये निश्चित था, सबको पता था, स्वाभाविक था कि ये इलेक्शन जो है मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है और मोदी जी इसमें प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। लेकिन औपचारिकताएं होती हैं, वो औपचारिकता पूरी कर ली गई है। और जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से सहयोगियों ने स्नेह, प्यार और इज्जत, मान सम्मान मोदी जी को दिया है, वो पूरे देश ने देखा है। इन्होंने इतनी तरह की ब्रेकिंग न्यूज, भ्रामक न्यूज मीडिया के द्वारा, ये हो गया, जहाज में इकट्ठे आ गए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब तरह के किस तरह से मोदी जी ने अपना भाषण दिया, उसमें किस तरह से सारे जो गपशप इन्होंने लगाई थी उस पर ब्रेक लगा दिया है।
और नीतीश जी ने किस तरह का आदर प्रेम मोदी जी को दिया है वो पूरे देश ने देखा है। और किस तरह से आज पहली बार चंद्रबाबू नायडू जो है वो जाने जाते हैं, कितना ज्यादा बोलते नहीं है किसी के बारे में, आज पहली बार मोदी जी के लिए बोले हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है और आप देख सकते हो कि इतना स्नेह प्यार और इतना आपस का दिल मिले हुए हैं। और एक तरफ आपको मैं एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ, इधर इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का वक्तव्य आ गया कि हमारा जो गठबंधन था वो हमारा सिर्फ लोकसभा तक था, हम विधानसभा अलग से लड़ेंगे। तो इंडी गठबंधन जो है, जो मोदी जी ने भविष्यवाणी की थी कि 4 जून के बाद में एक दूसरे को गाली देंगे, ये बिखर जाएगा, वो बिखराव शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये हमारे लिए तो गौरव करने वाला नहीं, पूरे देश के लिए गौरव के क्षण है कि मोदी जी ने जिस तरह से पूरे 10 साल में काम किया है, देश को आगे ले जाने का काम किया है, गरीबों के लिए, मेरी माता बहनों के लिए, चाहे वो मुस्लिम मेरी माता बहनों को एक न्याय दिलाने के लिए हो, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, नवयुवक के लिए, उसका एक परिणाम है कि देश में 60 साल बाद मोदी जी हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है बनने जा रहे हैं। ये 1962 में, तब आपने देखा होगा उस टाइम क्या हुआ करता था, सिर्फ जनसंघ था, कोई सामने पार्टी ही नहीं थी, पार्टी कोई नहीं थी। आज तो कितनी क्षेत्रीय पार्टी है, कितनी नेशनल पार्टी है, कितने मीडिया और ये सारा सब कुछ जागरूकता है। उस टाइम कुछ नहीं था। एक बार तो वो नॉमिनेटेड ही बने थे 47 में, उसके बाद में 52 में चुनाव हुए तो वो बने। तो इसलिए इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है जी। नितिन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। नितिन जी, इस बार जब आज पीएम मोदी पहुंचे संसद भवन, वहां पर एक बहुत ही एक कह सकते हैं अलग बात कही नरेंद्र मोदी ने, जिसमें उन्होंने जिक्र किया और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया गया। कांग्रेस जो ये आंकड़ा इस बार हासिल कर पाई है, इसे एक जीत के रूप में देख रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस को तो सिर्फ 99 सीटें मिली हैं, 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये एनडीए की जो सरकार है, बहुत मोदी जी हमेशा फुल फॉर्म बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीतीश और नायडू डील अलायंस है। ये जो एनडीए है इसकी फुल फॉर्म है नीतीश नायडू डील अलायंस। और ये डील कब तक सरवाइव करती है, तभी तक ये सरकार सरवाइव करेगी। इस डील के अंदर देश बहुत पीछे छूट गया है। केवल सत्ता की प्राप्ति सबसे मेन एजेंडा है। जहां अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, आज वहीं पे भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री जी की अब शपथ जो लेने वाले हैं, वो कहते हैं कि सत्ता की प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब देखिए, जो आज अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि नायडू जी और नीतीश जी ने इतनी मोदी जी की तारीफ करी, मैं भी आपको कुछ शब्द सुनाना चाहता हूं जो नायडू जी ने पहले तारीफ में मोदी जी के कसीदे पढ़े थे। उन्होंने कहा था कि मोदी जी हार्डकोर टेररिस्ट है। उन्होंने कहा था कि मोदी इज अ मिस्टेक। और मोदी जी ने भी कुछ कहा था नायडू जी के लिए कि इन्होंने ससुर जी के पीठ में छुरा घोंप दिया, इस पे कौन विश्वास कर सकता है। उन्होंने कहा था ये बाहुबली के बल्लाल देव है। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं कहा, अमित शाह जी ने नीतीश जी और नायडू जी के लिए क्या क्या नहीं कहा था कि इनके दरवाजे परमानेंट बंद है। तो ये जो अलायंस है ये केवल और केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए अलायंस है। और ये मोल भाव की सरकार है, जहाँ पे तमाम तरीके के मोल भाव हम आपकी न्यूज फ्लैश पे भी देख रहे थे, अखबारों की सुर्खियां भी बने कि किस तरीके के पदों के लिए, किस तरीके से मंत्रालयों के बंटवारों के लिए, और ये पूरे हेडलाइंस पे दिखे। और लगातार जो मोदी जी गठबंधन की राजनीति को, कभी कहते थे कि गठबंधन की राजनीति लूट की राजनीति होती है, कभी कहते थे कि गठबंधन का पीएम कमजोर पीएम होता है, कभी गठबंधन को जमात तक कहते थे। तो आज मोदी जी एनडी जो गठबंधन है उसके अंदर एनडी जमात का नेता बनने पे आज खुश है। सोचिए, कभी कभी गठबंधन की राजनीति को ये जमात कहा करते थे, आज उस जमात का नेता बनने पे खुश हो रहे हैं और उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। 63 सीट कम होने पे तो भी खुशियां मना रहे हैं और लगभग 90% पूरे देश में इनका वोट परसेंट 90% सीटों पे कम हुआ है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का बड़ा है, इसको वो अपनी उपलब्धि बता रहे। जहां जहां आप देखिए, ये जिसको कहते थे कि सनातन है, हम राम भगवान को हम लेके आए हैं, और ये कहते थे अयोध्या, चित्रकूट, रामटेक, नासिक,
रामेश्वरम, इलाहाबाद, सब जगह ये हार गए और इसको भी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मोदी जी 4,80,000 की जो उनकी एक विक्ट्री थी पिछली बार, वो 1.5 लाख रह गई, क्योंकि अपने आप को भगवान घोषित करने लगे, उसको भी वो उपलब्धि मान रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज देश पीछे छूट चुका है। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए जो ये डील के आधार पे जो ये गठबंधन हुआ है, ये कितने दिन चलेगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा, एजेंडे की बात होती है। आप कहते हैं मुस्लिम आरक्षण पे कि मुस्लिम आरक्षण मेरे जिंदा रहते कभी मिलेगा नहीं, और चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि मैं मुस्लिम आंध्र प्रदेश में लागू आरक्षण करूंगा। 4% में देके मानूंगा। तो आप ऐसे आदमी के सामने आप सज्जा कर रहे हैं सत्ता के लिए। दूसरी बात, आप कहते थे कि विशेष राज्य कुछ नहीं होता, विशेष राज्य केवल पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए होता है। वो कह रहे हैं कि आज नीतीश जी खुले मन से कह रहे थे कि आप वो कृपा भी आप उनके ऊपर बरसा देंगे। यानी तो कह आपकी सकते हैं अपने विचारधारा ही पे- बातों में फंसते हुए सहयोगी दलों की वजह से नजर आ सकते हैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। खुश तो बहुत होंगे आप जो उत्तर प्रदेश में परिणाम आए। समाजवादी पार्टी ने बेशक से कहा था कि 80 में से हम 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन 80 ना सही, लेकिन जो परिणाम है ये बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। देखिए पूजा जी, इस बार का जो जनादेश मिला है 2014 के 2019 के परिणाम से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और 2014 का जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का परिणाम था। 2019 का जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट था, लेकिन इस बार का जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंडेट नहीं है, क्योंकि ये बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी काफी गिरावट में आई है। इनका जनाधार, इनका वोट परसेंट दोनों गिरने का काम हुआ है। मोदी जी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दिखाई दे रही है इस चुनाव का जो परिणाम आया है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, जो आपने बात कही है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विश्वास समाजवादी पार्टी में पे 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने करने का काम करा और हमें उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाने का मौका दिया। और पूरे देश में हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश की नंबर 3 पार्टी हो गई। और हम इस बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि हम अहंकारी लोग नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ की तरह हम लोग अहंकारी लोग नहीं हैं। रोकना चाहूंगी। देखिए, नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको तस्वीर में, साथ ही मौजूद है महामहिम द्रौपदी मुर्मू। फूल का ये गुलदस्ता देकर नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचे द्रौपदी मुर्मू से। और देखिए, अब 9 जून को शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर। पहले इस्तीफा सौंप चुके हैं और अब शपथ ग्रहण का इंतजार, तैयारियां जोरों पर चल रही है। लेकिन उससे पहले द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात की ये खास तस्वीरें आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। बैठकर कुछ बातें, कुछ गुफ्तगू, और उसके बाद अब सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, देश की कमान तीसरी बार संभालने के लिए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पहली बार इतिहास में हो रहा है जब गैर कांग्रेसिया पार्टी यानी कि एनडीए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। कोई व्यक्ति जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और देश की कमान संभालने के लिए तैयार है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के दौर में यह हुआ था जब 3 बार सरकार रिपीट हुई थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह चमत्कार हुआ, इतिहास रच लिया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास आपको दिखा रहे हैं। सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल मुलाकात की एक खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए भुवन जी का रुख कर लेते हैं। भुवन जी, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार। अब जो सरकार बनाने का प्रस्ताव है वो भी पेश कर दिया है और मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हो गई है। क्या लगता है ये सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है आखिर कितने दिन टिकेगा? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से 24 तक
देश ने अहंकार की और तानाशाह की सरकार देखी, और अहंकार की तानाशाह की सरकार इस प्रकार देखी कि देश की बेटियों की इस्मत लुटती रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए। उनके घर के 5 किलोमीटर में बेटियों को, पहलवान बेटियों को जिन्होंने विश्व में नाम करा, उनको घसीटा गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मुझे लगता है कि जो जनादेश हमको मिला है, अब की बार माननीय मोदी जी अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो विपक्ष इतना मजबूत है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मणिपुर ना जाए, उनकी हिम्मत नहीं है कि पहलवान बेटियां घसीटी जाए और वो ना बोले कुछ भी, वो प्रतिक्रिया ना दे। इतना मजबूत 140 करोड़ लोगों ने, देशवासियों ने मजबूत बना के दिया। मैं एक बात और कंप्लीट करना चाहता हूं, ये वही चंद्रबाबू नायडू है जो 2019 में विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे थे, जिनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है, और उन्हें वो जख्मी भी याद होंगे जो माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उनको दिए गए 2.5 महीने उन्होंने अपने जीवन के जेल में निकाले, अभी ताजा, उनको याद होंगे वो जख्म भी। ये माननीय नीतीश कुमार जी वही हैं जिन्हें गृह मंत्री जी ने कह दिया था कि इनके लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं, और 2024 में सभी विपक्षी दलों को इकट्ठे करने के लिए वो घर से निकले थे। तो जिनकी बुनियाद भारतीय जनता पार्टी को गिराने की हो, भारतीय जनता पार्टी को रोकने की हो, वो कब तक समय देंगे, कब तक साथ देंगे, ये तो अब भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम देश के 140 करोड़ के लोगों ने हमें एक मजबूत विपक्ष दिया है, और समाजवादी पार्टी पे देश के लोगों का इतना बड़ा भरोसा गया है, तो हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं ये सरकार ना तो चंडीगढ़ की घटना को रिपीट कर पाएगी। आदरणीय मोदी जी अगर पूरे देश में चंडीगढ़ बनाना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इनको छठी का दूध याद दिला देगा। चलिए ठीक है, रुद्र प्रताप जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या चंद्रबाबू नायडू को वो गिरफ्तारी वाला वो जो जख्म है उसका दर्द का एहसास अभी भी है, इसलिए वो एहसास करते हुए जो परिवर्तन का मूड था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि अगर सपोर्ट दे दिया इंडिया अलायंस को तो सरकार तो बन जाएगी, इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि सेफ पार्टी में रहना अभी उनके लिए सुरक्षित है, क्या ये डर है? हाँ। देखिए पूजा जी, अगर ये सारे जख्म रहे होते तो साथ में चुनाव ही नहीं लड़ते। वो साथ में अगर मिल के चुनाव लड़े होंगे तो ये सारे जख्म धुल गए होंगे ना, तभी तो लड़ रहे हैं। और जहां तक बात हो रही है राजनीतिक दलों के गठबंधन के, तो ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसने एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी नहीं करी है, बयानबाजी नहीं करी है? तो ये सब राजनीति में ये सब चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं, और चुनाव परिणाम अब आ चुके हैं, अब नई सरकार बनने जा रही है। जहां तक बात हो रही चंद्रबाबू नायडू की और जहां तक बात हो रही नीतीश कुमार, तो ये हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं, और ये जो गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है इसमें कोई नयापन क्या है? ये लोग जितने लोग हैं साथ में रह करके चुनाव लड़े हैं, ये किसी दूसरे गठबंधन के सहयोगियों को अपने साथ जोड़कर चुनाव तो सरकार तो बनाने नहीं जा रहे हैं। तो ये कहना कि भविष्य में क्या होगा, देखिए भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है भाई। आज जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है तो किसने भविष्य ऐसा देखा था? ऐसे ही अगर भुवन जी जैसे बात कह रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप का, मैं उन पर कहना चाहूंगा, इन्हीं अखिलेश जी को कमलनाथ जी ने क्या कहा था, यही इसी चुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा था। तो ये सब चीजें चुनाव परिणाम आने के बाद और एक समय के बाद आगे बढ़ जाती हैं। अब हम नई राजनीति का दौर देख रहे हैं कि जिसमें एक बार बहुत समय के बाद गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हाँ, ये बात जरूर देखने वाली होगी कि अब जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल या कार्यशैली रही है वो हमेशा से एक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का रहा है। अब वो गठबंधन में जब सरकार चलाते हैं तो गठबंधन के साथ उनके अनुभव कैसे रहते हैं, वो गठबंधन को किस तरह से आगे बढ़ा पाते हैं, या जो उनकी पुरानी योजनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए गठबंधन का सहयोग किस तरह से ले पाते हैं, ये सवाल गंभीर होंगे। लेकिन गठबंधन में अभी कोई दिक्कत है? कोई, आपने देखा होगा आज ही जब इनकी मीटिंग हुई तो सब लोग सामान्य तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, उसमें ऐसा कहीं विरोधाभास नहीं दिखाई देता। तो ऐसी परिस्थिति में कयास लगाना तो कोई आसान सा काम है, कयास तो कोई भी लगा सकता है। और राजनीति में देखिए आज तक ऐसा कभी कहा ही नहीं जा सकता, जो कट्टर विरोधी होते हैं, कट्टर दुश्मन होते हैं, अगले दिन वो साथ में बैठ जाते हैं। तो ये सब भविष्य की गर्त में है और इस पर हम लोग नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले की स्थिति थी उसमें सुधार होगा। एक जो चीज, जो मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं भुवन जी, उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता थी। क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है कि सरकार के साथ साथ विपक्ष भी उसी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों पर खड़ा रहे। और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज अब दिखाई देगी, क्योंकि हर जगह से विपक्ष मजबूत हुआ है। चाहे आप बंगाल की बात कर लीजिए, बिहार में भी विपक्ष पहले से मजबूत है, उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश
जी ने बहुत चमत्कारिक बेहतर परिणाम ला के प्रदर्शन किया, दिखाए, तो बिल्कुल। ये चीज बहुत मजबूती से आपको दिखाई देगी इस बार। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे भी करेंगे और कई सवालों का जवाब अभी भी बाकी है। वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे गेस्ट का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर जी, आपका रुख करते हुए जानना चाहूंगे आपसे, देखिए आज जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पहुंचे तो चर्चा ये भी होने लगी कि ताजपोशी बेशक से हो जाए नरेंद्र मोदी की, लेकिन ये ताज इतना आसान नहीं होगा सिर पर सजाए रखना, कांटों भरा ताज होगा और ये सरकार कितने दिन चल पाएगी, क्या लाइफलाइन है, ये भी अब कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई गारंटी नहीं है इस सरकार की। पूजा जी, देखिए देहात में ना कहावत होती है हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट। अभी सरकार अपना शपथ ग्रहण करेंगे, फिर सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे, तो जो जुलाई है वो अभी से लगे लट्ठम लट हो रहे हैं कि भैया गिर जाएगी तो हम कैसे सरकार बनाएंगे। तो ये 20 साल के हसीन सपने हैं। देखिए भारत में पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई गठबंधन की सरकार बन रही है। 1984 के बाद 2014 में पहली बार कोई पूर्ण बहुमत सरकार आई थी। उससे पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल को बहुत याद किया जाता है। वो 10 साल तक इतनी सीटें भाजपा के पास आज है, फिर 50 सीटें कम पर वो सरकार चलाते थे। 10 साल तक वो सरकार भी कायम रही। उसके अलावा राजनीति जो होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती है। गुलजार साहब की दुलाइने इस पर बहुत सटीक बैठती है कि शीशे की तरह आर पार हूं मैं, फिर भी बहुतों की समझ से बाहर हूं मैं। अब बार बार नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू जी का पुराना इतिहास याद कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि पूर्व में किए हुए काम राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता कि वो सारी जिंदगी सस्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा जी का नारा पढ़ो कि न जात पे न पात तो लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे। और आज सुनिश्चित कराने के लिए नीति पोते राहुल गांधी जी धरने देते हैं, बात करते हैं। तो आप कल क्या था आज क्या रहेगा वो व्यक्ति हो, कोई गारंटी किसी की नहीं है, इस तक की कोई गारंटी नहीं है। यूपी के अंदर मायावती जी और जो गेस्ट हाउस में कांड में बहुत है, मैं नाम नहीं चला जाता, लेकिन इससे बड़ी दुखद घटना भारतीय राजनीति में हो ही नहीं सकती। यूपी की विधानसभा के अंदर माइक चले थे, फिर दुनिया में देखा गया था, क्योंकि सर फटे थे बहुत सारे लोगों के, तो वो चीजें देखी गई थी। तो वो क्या गया है, हमारी राजनीति ने इतने गंदे अध्याय दिखाए हैं कि हमारी सोच सीधा गठबंधन सुनते ही नहीं पहुंच जाती है कि हमें यूपी की विधानसभा याद आती है कि माइक चलाई जा रही है, तोड़ की जा रही है। ऐसा नहीं होगा, अब चीजों में बहुत बदलाव आ गया है। उसके पीछे आंध्र प्रदेश के अंदर क्योंकि अपने इंटरेस्ट भी है, जो फायदा चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब नेताओं ने क्या किया है, अपने सारे एग्जॉस्ट कर दिए जितने रिसोर्सेज थे ना, जैसे रेवड़ी बांटने की बात थी, कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर भीड़ लगी है 1 लाख रुपए की, तो ये रेवड़ी कल्चर खत्म हो गया। अब अगर जनता को आप देंगे नहीं, अब समाजवादी पार्टी ने पीटीए का नारा दिया, टिकट बंटवारा किया है, अब उन चीजों को आकांक्षाएं जो जनता के मन में जगाई है उन्हें पूरा भी करना होगा। अगर पूरा नहीं करेंगे तो दूसरे की बात नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, सुनिए। अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है, तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले 1 सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है।
और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है, और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी, और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है, और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा, और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है, और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के, और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे, और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था।
मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है, और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है। और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है। और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी संभालेंगे और ऐसे में तमाम गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भुवन जी, देखिए आपने सुना किस तरह से नरेंद्र मोदी साफ ये कहते नजर आए कि इस बार मजबूती के साथ सरकार बनाई जाएगी और देश के विकास के लिए हर वो महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे जो अधूरे रह गए हैं। अभी आपसे बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा आगे ये सफर। देखिए पूजा जी, मैं वो शब्द को भी महसूस कर पा रहा हूँ, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण, जिसकी एकाएक उपयोगिता बढ़ गई है। और वो शब्द की उपयोगिता बढ़ गई है एनडीए का। प्रधानमंत्री जी ने इस बार जब से जनादेश प्राप्त हुआ है, एनडीए शब्द का प्रयोग में एकदम लगातार शेयर मार्केट की तरह उछाल आ गया है। मोदी सरकार शब्द के में गिरावट आ गई है और एनडीए सरकार में उछाल आ गया है। ये राजनीतिक शेयर मार्केट की आज स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप शेयर मार्केट को समझते होंगे तो ये एक सुधार हुआ है, ये अच्छी बात है। विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, विजय जी को जरूर सुनेंगे हम तो विपक्षी को सुनते हैं, सम्मान देते हैं। बोलिए विजय जी। जी, देखिए भास्कर जी, आपने बोला कि हमारे वहाँ पे बहुमत मिला है, हमारे कैंडिडेट बढ़ गए हैं यूपी में। चलो आपको बहुत बहुत बधाई हो, पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब वो काम मत करना कि रेपिस्ट को लॉ ऑर्डर से गलती हो जाती है
और अपने सहयोगियों को किस तरह से जान से मारने की आपने देखा होगा। वो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, कैसे जान लेने की कोशिश की थी, और किस तरह से अभी आपने देखा होगा जो अजहर मसूद है, कौन है, सहारनपुर से, वहां से उन्होंने बाइक पर रैली निकाली है, औरतों को छेड़ा गया है और गंदी गंदी बातें की गई है। तो थोड़ा सा भावावेश में ना आए। अभी तो आप एक प्रदेश में जीते हैं, तो हम तो पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जो श्रमिकों के, जो सफाई कर्मियों के पैर धो के अपना जो है पूरे देश के सामने पैर धोते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई किसी नहीं है। हम तो बड़ी नम्रता के साथ बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हमारी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है हमारे यहाँ, इसीलिए कोई किसी तरह के नवाबों की या एक घर की या परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ तो एक कार्यकर्ता देखो किस तरह से चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आप देखो किस तरह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। तो हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। तो अब मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ जो इन्होंने बोली है। अब तो मेरे को बोलना है, मेरा भी समय, इनका समय है, समझ नहीं आ पा रहा। ये तो जवाब मेरा दे दिया इन्होंने। जी, आप मुझे बोलना, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया है। मैडम डिबेट ही जोशी जी जवाब मेरा बनता है क्योंकि आपका हो चुका था। मैंने नहीं, मेरा अभी हुआ नहीं है साहब। आपको मैंने अपने समय में से समय दिलवाया है, आप मेरे को बोलने तो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी अब तो मुझे बोलने दीजिए सर। आप बोलिए बोलिए भुवन जी, बोलिए। मैं आपको बोलिए। अभी आपने बोला गलती हो सकती है, हमारे माननीय नेताजी से तो कोई गलती हुई नहीं है, लेकिन आपसे जो गलतियां हुई हैं बनारस में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें बीएचयू की लड़की का रेप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आप देखिए मणिपुर में इस अस्मत को लूटने का काम होता है और आपके पहलवान बेटियों के साथ होता है। सैगर आपका विधायक क्या करता है, जेल में है, पूरा परिवार निपटा दिया आपने। चिन्मयानंद स्वामी जी क्या करते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, जो लड़कियां थी उनके साथ, वो पूरे देश ने देखा। अभी अभी मध्य प्रदेश में इन्हीं चुनाव में फिर आपने कीर्तिमान स्थापित करने का काम करा, आपको बधाई है। दलित समाज की लड़की का रेप करते हैं आप आपके शासनकाल में, पूरा परिवार उसका मार देते हैं और बाद में लड़की को जो एम्बुलेंस होता है उससे फेंक के सारे सबूत ही खत्म कर दिए जाते हैं। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट मैडम, इन्होंने कहा है जब तो ये आप, और अब ये इतना मजबूत विपक्ष है, अगर इस प्रकार की अप्रिय घटना घटी तो आप मणिपुर पे अगर जैसी घटना घटी तो प्रधानमंत्री जवाब देने को मजबूर है। पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तो मजबूर है आप जवाब देने को। इस प्रकार की घटना जैसी मध्य प्रदेश में घटी बेटियों के साथ, तो आप मजबूर है जवाब देने को। इतना मजबूर। नितिन भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए नितिन जी। देखिए मैं अभी जवाब सुन रहा था, लूंगी विजय जी, अभी आपका जवाब भी लूंगी, बोलिए नितिन जी। 2 मिनट। देखिए मैं ये कहना चाहता था कि अभी साथी में पैनलिस्टों ने कहा कि ऐसा कब है किसी ने टिप्पणी नहीं की, पर मुझे एक एग्जांपल बताइए जहां हार्डकोर टेररिस्ट कहा हो और उसके बाद में शामिल हो गए हो। दूसरे कहा कि क्या गठबंधन की सरकारें नहीं हुई? बिल्कुल गठबंधन की सरकारें हुई और उन्होंने ऐसे ऐसे अधिकार जनता को दिए जिससे जनता सशक्त हुई। लेकिन गठबंधन की सरकार को किसने लूट की राजनीति कहा, किसने कमजोर पीएम कहा, किसने जमात कहा? आज वही गठबंधन की राजनीति को करने के लिए क्यों सत्ता प्राप्ति के लिए मजबूर है? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बदलाव है। आज एक मजबूत विपक्ष संसद के अंदर और संसद के बाहर आपका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब आप मणिपुर जैसी घटना होती है तो आप भाग नहीं सकते। आज आप गोदी मीडिया के पीछे छुप नहीं सकते। आज जब किसान दिल्ली आता है तो आप उसे आतंकवादी कह के उसके लिए कील कांटे नहीं बिछा सकते। आज जब बेटी अपनी अस्मिता के लिए अपना हक मांगती है तो उसका जो आरोपी है वो संगोल के पीछे आप मुस्कुरा नहीं पाएगा। अब आपको लगातार सवालों को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल नितिन जी, देखिए कहीं ना कहीं इसीलिए जनता ने भी एक मजबूत विपक्ष तैयार किया है ताकि हर मुद्दे को सदन में उठाया जा सके। परमवीर जी भी कुछ कहना चाहते हैं, परमवीर जी बोलिए। देखिए सरकार जरूर बन रही है क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन मोदी जी के समर्थन में मैंडेट नहीं है, ये पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के साथ गठबंधन है जिन पे उनकी बिल्कुल भी विश्वास नहीं है दोनों पक्षों को, और एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जो देश की राजनीति में कभी किसी ने किसी के खिलाफ नहीं किए। ठीक है, बोले परमवीर जी।
पूजा जी देखिए, विपक्ष तो मजबूत हो गया, हमें दिखाई दे रहा है। अभी आपको भी बताया जा रहा है कि भाई अब बोलो, अब नहीं बोलूंगा, बेटा नहीं पीऊंगा, 33 मंत्री आ रहे हैं, सब आप तो मीडिया को डिक्टेट कर रहे हैं बातों को। और अखिलेश जी मुझे पहले कह चुके हैं तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं, फिर वीडियो खूब चला है। अब बाकी अभी बता अलायंस है रामविलास मोहित्रा खालसा का। बहुत साल पहले उन्होंने राजीव गांधी जी के हथियारों को छुड़वाने के लिए अपनी विधानसभा से विरोध कर दिया था। आप तो उन लोगों के साथ भी में रहेंगे जिस आतंकवाद की बात करते हैं सर आप। तो ये बातें क्या है, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है यहाँ पर। ये टर्म होती है पॉलिटिकल साइंस में टेक्नोलॉजी। उसके अंदर क्या होता है कि अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम पेश करते हैं, जबकि उनका कुछ वास्ता देना नहीं होता, सिर्फ कोरिलेशन होता है। तो ये टेक्नोलॉजी करना बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है। जो आज सरकार कर रही है पहले भी हो चुका है, और जो सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी भविष्य के गर्द में है, फिर भी मानता हूँ इस चीज को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आ रही है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ अपनी सारी रिपोर्ट्स को सारे नेता एक्नॉलेज कर चुके हैं। रेलवे की बात कर देख ली, दूसरी वादे की करके देख लिया, कार्ड का भी बैठ के देख लिया। अब अगर काम नहीं कर तो चुनाव में जनता वोट नहीं देगी। और अभी हम देखिए दिसंबर के बाद चुनाव शुरू है, दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है। अभी रुद्र प्रताप जी देखिए, जिस तरह से परिणाम इस बार आया, इस बार परिवर्तन भी देखने को मिला और समर्थन भी मिल गया। ऐसे में क्या ये परिवर्तन, ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, इसी का परिणाम है? और ऐसे में आपात शर्तों के बीच परिवर्तन के साथ समर्थन को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती एनडीए के लिए होने वाली, क्योंकि इस बार वाकई एनडीए का जितने बार जिक्र हुआ है, इतने बार तो बीजेपी का भी जिक्र नहीं किया गया। देखिए पूजा जी, एनडीए का जिक्र तो अब होगा ही, क्योंकि अब सरकार एनडीए की है। क्योंकि अगर बहुमत में बीजेपी नहीं है तो एनडीए कहना तो मजबूरी कह लीजिए या जरूरत कह लीजिए, वो तो होगा ही। लेकिन मुझे जितना विपक्ष इस बात को लेकर के खुश हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इस देश में जो राजनीतिक दल हैं बहुत समझदार हो चुके हैं। बहुत सारे राज्यों में, केंद्र में तो आपने देखा होगा कि परमवीर जी ने बताया 84 से गठबंधन की सरकार का ही दौर रहा है, वो तो 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। तो राजनीतिक दलों को भी अपना फायदा नुकसान पता है, और इस गठबंधन में तो मुझे लगता ही नहीं है कि किसी बाहरी दल को आने की जरूरत दिखाई दे रही है। आप इस बात से सहमत है कि 150 सांसदों को निकालने की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार की हिम्मत है? आप मानते हैं? आप एज ए विश्लेषक बताइए। भुवन जी, जिस बात को आप बता रहे हैं, एक आदमी की आवाज की भी कीमत उतनी होती है जितना नहीं। आप इस जिम्मेदारी से कह सकते हैं, अगर जिम्मेदारी से अगर निकाला जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? आप बताइए, अगर क्या कर लेंगे? आप धमकी वाली, अभी आप जीते नहीं, आपको 4 दिन नहीं हुए, आप टीवी चैनल पर आपके 37 सीट है, उसी बीजेपी की 73 सीट थी, तो आपके साथ उन्होंने यूपी में क्या कर दिया था? 140 करोड़ लोगों ने, 140 करोड़ में एक आदमी की भी आवाज उतनी होती है। मजबूत भारतीय जनता, इससे पता चलता है आप भारतीय जनता पार्टी के 150 लोग सांसद जो निकले, आप जैसे विश्लेषक लोग उनके साथ खड़े थे, जो चाहते थे कि 150 लोगों को निकाल दिया जाए। 150 निकाला जा रहा है, क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया बताइए? अगर आप 240 होंगे तो क्या उत्पात मचाएंगे संसद में जाके? आप पिछले 3 बार से यही कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं कर देंगे। ऐसा क्या करेंगे भाई? घटना पे क्या कर लेंगे? करने का काम करते हैं। क्या कर आप जैसे लोग अभी 4 दिन बेटियों के साथ खड़े नहीं होते। आप लोग आप इस तरह बातें बताने लगे। आप जैसे लोग पहलवान बेटियों के साथ खड़े नहीं होते। आप जैसे लोग किसानों के साथ नहीं खड़े होते। आप लोग किसानों पर कांटे बिछवाने वाले नहीं है ना। आप लोग बार-बार आप लोग खालिस्तानी कहने वाले हैं, आप लोग खालिस्तानी कहने वाले हैं, आप लोग कांटे बिछाने वाले लोग हैं। और आप जैसे लोग बैठ के वहां पर जब महिलाओं के साथ रेप होता है, आप लोग सरकार को सपोर्ट करने आप करिए ना। सरकार आप सपोर्ट करने के, महिलाओं के साथ खड़े होने के बदले आप लोग खड़े हो जाते हैं। विजय जी जवाब देंगे इन सभी सवालों का, आप सभी के आरोपों का जवाब देंगे विजय जी। भुवन जी हो गया, ठीक है। जीत के बाद आवाज में बुलंदी बेशक आ गई हो, लेकिन एक बार विजय जी जवाब देना चाहते हैं। बोलिए विजय जी। देखिए जोशी जी, सबसे बड़ा आपका जवाब देना चाहता हूँ। आपने 10 बार दोहराया मणिपुर। आप मुझे बताइए क्या मणिपुर में ये पहली घटना हुई है? मणिपुर में ये 10 को पुरानी घटना है। हमने के साथ क्या करा? ब्रिजभूषण को टिकट फिर दे दिया उसके बेटे को। आप लोग तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ नारा चल रहा है। पूरे देश
का नारा हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, ये देश समझ पा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? जवाब तो देने दीजिए भुवन जी। ब्रिजभूषण जी क्या कर रहे हैं? आपके सागर क्या कर रहे हैं? भुवन जी जवाब देने दीजिए विजय जी को। तो झूठ बोले या सच बोले या आप तय नहीं करेंगे ना विजय जी? अरे आप सुनना क्यों नहीं चाहते हो सच्चाई? प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा कर रहे हैं। अरे आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते हो क्या? सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? ठीक है भुवन जी जवाब तो लेने दीजिए। दिखाइए आप, अब ना जाए मणिपुर। आप जवाब भी नहीं चाहते, सवाल भी आप ही करते हैं, जवाब भी आप ही देते हैं। भुवन जी बस हो गया, ठीक है। देखिए क्या ये क्या मणिपुर में पहली बार हुआ? ये 10 को पुरानी है। 10 बार कराएंगे आप, कांग्रेस की अभी और कराएंगे आप, अभी और कराएंगे। चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता ये चर्चा आगे जारी रह सकती है। ठीक है। इन सबके बीच देखिए मैं चाहूंगी भुवन जी की आवाज आप प्लीज बेटर डाउन कीजिए इनका। मणिपुर की घटना पे बयान। ठीक है भुवन जी हो गया, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। देखिए फिलहाल सच्चाई यही है कि एनडीए के साथ ही प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को शपथ लेंगे और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।